हेलो। हेलो, नमस्कार, वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे साथियों। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक नया चैप्टर बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से कंप्लीट करने वाला है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है भारत की नदियां। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक की बात करें तो मैं ज्योग्राफी में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी को मानता हूं, क्योंकि जो चीज़ डायग्राम से पूरी की पूरी डायग्राम से समझ आई जा सकती है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बच्चों को भी याद जल्दी से हो जाती है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इतनी सारी नदियां किस तरीके से याद करना है, लेकिन उनको याद करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। और उस सिस्टम से अगर अपन चलेंगे तो पूरी नदियों को अपन बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर कर लेंगे भाई। अब देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा अपन यहाँ पर देखते हैं भारत की प्रमुख नदियां। भारत की जो नदियां हैं वो भारत की नदियों को अपन यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से सुन। भारत की नदियां, भारत की नदियां। देखिएगा दोस्तों, भारत की जो नदियां हैं इसको अगर अपन चर्चा करते हैं तो भारत की नदियों को अपन किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर अपन भारत की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो जो भारत का जो निर्माण हुआ और उस निर्माण की अगर अपन बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप से एक टुकड़ा टूटा था। आप सभी को पता है विधिवत तरीके से ये अफ्रीका महाद्वीप, और यहां से एक टुकड़ा टूटा था, ये वाला टुकड़ा। यानी कि जब भारत का निर्माण हुआ तो भारत का निर्माण ये वाला भाग सबसे पहले बना, और ये वाला भाग सीधा सीधा गति करता है हिंद महासागर की तरफ, और इस तरीके से ये वाला भाग सबसे पहले बनता है। इसको अपन दक्षिण भारत बोलते हैं या प्रायद्वीपीय भारत इसको। ये वाला भाग जब बनता है तो इसके ऊपर इस तरीके से ये वाला भाग होता है, ये बाद में बनता है। और इसकी अगर अपन चर्चा करें, इस वाले भाग की अगर अपन बात करें तो ये वाला भाग इस तरीके से, और इस तरीके से पूरा अपना भारत का निर्माण होता है। यानी कि ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग की अगर अपन बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो भाग है ये कैसा भाग है दोस्तों? ये सबसे पहले बना था, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं? इसको अपन प्राचीन भाग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसको प्राचीन भाग कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्राचीन भाग इसको अपन कह सकते हैं। इस तरीके से इसको अपन प्राचीन, ये जो मैंने रेड कलर में किया है ये सबसे यहाँ पर प्राचीन भाग होगा भाई। ये प्राचीन भाग होगा, पूरा का पूरा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? प्राचीन भाग होगा भाई, प्राचीन भाग होगा। ये प्राचीनतम भाग है, और इस प्राचीनतम भाग के ऊपर अगर अपन इस वाले भाग की अगर अपन चर्चा करें तो ये वाला जो भाग है ये वाला भाग नवीन होगा। ये वाला भाग कैसा होगा? नवीन होगा। ये वाला भाग नवीन, ये वाला भाग कैसा होगा दोस्तों? ग्रीन में किया, ये नवीन होगा। आप सभी को पता है दोस्तों, ये जो ग्रीन वाला भाग है ये नवीन है, नया है, क्योंकि बाद में बना था तो नया है। और जब ये बाद में बना नया है तो यहाँ पर जो भी चीज आएगी वो नई आएगी। सही बात है कि नहीं? अब देखो बच्चों, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। आप ऐसे नाराज हो जाओ कि सर हमारे भारत को आपने नीचे से कैसे कर दिया। थोड़ा सा कर दो। चलो कोई बात। अब देखो, देखो बच्चों, यहां पर अगर अपन बात करें तो ये अपना प्यारा सा भारत, और इसको अपन बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ये कौन सा भारत हो गया? प्रायद्वीपीय भारत। और इस भारत की अगर अपन बात करें तो ये हो गया हिमालय वाला। ये हिमालय, हिमालय वाला भाग हो गया। कुछ नदियां दक्षिण भारत में बहेगी, कुछ नदियां उत्तरी भारत में बहेगी, और उत्तरी भारत में नदियां बहने वाली नदियां सारी हिमालय से निकलेगी। और आपको पता है कि हिमालय बाद में बना था, हिमालय बाद में बना था, और हिमालय बाद में बना है तो ये कैसा होगा? नवीन होगा। और प्रायद्वीपीय भारत पहले बना था, ये कैसा होगा? प्राचीन होगा। सही बात है कि नहीं है? इस पहले बनने वाली चीज हमेशा प्राचीन ही होगी। हाँ। तो यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं
तो ये प्राचीन भाग है भाई। और प्राचीन भाग की अगर अपन चर्चा करें तो ये जो प्राचीन भाग है इसके अंदर जो भी नदियां होगी सारी की सारी ही कैसी होगी, ये सारी की सारी ही प्राचीन। भारत में अगर नदियां आपको मिलेगी तो भारत में दो प्रकार की नदियां आपको मिलेगी, एक तो हिमालय में बहने वाली और एक प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली। जैसा कि दोस्तों यहां पर अगर अपन चर्चा करें तो भारत के अंदर दो प्रकार की नदियां हैं। जैसे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, भारत में कितने प्रकार की नदियां हैं? दो प्रकार की नदी। देखो दोस्तों, भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, दो प्रकार की नदियां। देखो दोस्तों, यहां पर बंगाल की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है। और ये होगा साथियों अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। अब एक तो हिमालय में हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो देखो, भारत की नदियां और भारत की नदियां, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब देखो दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली नदियां भी यहां पर कौन कौन सी हो सकती है? जैसे सिंधु नदी, सिंधु नदी यहां पर बहेगी भाई, सिंधु नदी यहां पर बहेगी, इस तरीके से सिंधु नदी बहेगी। ये सिंधु हो गई, ये सिंधु हो गई। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से बहेगी, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई है। इधर से यहां पर गंगा नदी बहेगी, ये गंगा नदी हो गई, ये यमुना नदी हो गई। यानी कि मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, ये नदियां साथियों सिंधु नदी घाट नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और गंगा नदी प्रणाली, तीन प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत से में बहने वाली जो नदियां, वो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरेगी वो बंगाल की खाड़ी की नदियां, और अरब सागर में गिरेगी जो अरब सागर की नदियां। इस तरीके से भारत की नदियों को अपन इस तरीके से क्लासिफाई यानी कि बांटा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत ही बढ़िया। अब देखो दोस्तों, अपन एक एक तरीके से पूरी नदियों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, देखिएगा। भारत की नदियां, भारत की नदियां। देखो दोस्तों, भारत की नदियों को दो भागों में बांटेंगे। एक आपके आपके हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, वाली नदियां। और एक प्रकार जो हो जाएगा वो दूसरा प्रकार होगा प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब इनके अंदर अंतर क्या होता है दोस्तों? अंतर, काफी बार अंतर पूछ लिया जाता है और वो अंतर आपको ध्यान रखना है। जैसे हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सभी नदियां नवीन नदियां होती है, नवीन नदियां होती है, नदियां होती, ये नवीन नदियां होती। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां प्राचीन होती, क्योंकि ये तो पहले बना था, प्राचीन होगी ये नदियां, प्राचीन, प्राचीन नदियां। देखो बहुत बार ऐसे पूछ लेगा आपसे कि निम्न में से हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में सत्य कथन बताओ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के सत्य कथन आपको तीन सत्य कथन देगा, या फिर ऐसे पूछेगा कि नहीं कौन सा सत्य कथन नहीं है, तो तीन तो सत्य कथन देगा, एक नहीं देगा। जैसे आपको दे दिया, हिमालय से निकलने वाली नदियां नवीन होती है, क्या यह कथन सत्य है? क्या बिल्कुल सत्य है। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आपको दे दिया, ये नदियां प्राचीन होती है क्या? होती है।
अब देखो भाई, हिमालय से निकलने वाली नदियां, संपूर्ण नदियां हिमनद से निकलती। हिमनद क्या होता है कि पर्वत पहाड़ों पर क्या होता है दोस्तों, कि पर्वत पहाड़ों पर बर्फ जम जाता है और वो हिमनद होता है। हिमनद की बात करें तो अगर इसको जनरली देखा जाए तो किसी पर्वत पर बर्फ जम जाए वो हिमनद होता है। लेकिन ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अपन इसको देख सकते हैं, जैसे कोई पर्वत पहाड़ अगर समुद्र सतह से 4500 मीटर ऊपर निकल जाए तो वहां का टेम्परेचर माइनस में हो जाता है और वहां पर बर्फ जम जाता है और वो हिमनद होता है। अगर मान लो दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि किसी जगह पर बर्फ जमा हुआ है तो वहां से कोई नदी आ रही है, जैसे तो बारिश का मौसम आएगा तो बारिश के पानी से नदी बहेगी। जब बारिश का मौसम चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो बर्फ पिघल पिघल कर नीचे की तरफ आएगा और जब वो बर्फ पिघल पिघल कर नीचे की तरफ आता है तो उससे भी नदी बहेगी। यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सदाबहार नदियां होंगी, सदावाहिनी। तो ये नदियां सदावाहिनी होती, सदावाहिनी या फिर सदाबहार। कारण बताओ बच्चों। कारण है कि कारण है सदावाहिनी सदाबहार। कारण इसका यह है कि ये नदियां हिमनद से निकलती, नद से ये नदियां, ये नदियों की बात करें तो ये नदियां ये मौसमी नदियां हैं। मौसमी नदियां, मौसमी नदियों का मतलब होता है कि भाई मौसम आता है ना बारिश का तभी बहती है, बाकी नहीं बहती मौसमी नदी। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद हर जगह रहता है मेरे भाई। कावेरी नदी, कावेरी नदी दक्षिण भारत के अंदर, देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि मौसमी नदियां हैं। मौसम आता है ना बारिश का तभी बहती है। क्यों बहती है, मौसमी क्यों है, सदाबहार क्यों नहीं है यहाँ की नदियां? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई हिमनद पाया नहीं जाता, क्योंकि समुद्र सतह से 4500 मीटर ऊपर कोई पहाड़ी नहीं निकल रही, तो फिर वहां पर हिमनद क्यों मिलेंगे? वहां पर नदियां 12 महीने तक बहती नहीं है। लेकिन एक कावेरी नदी 12 महीने तक बहती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की एकमात्र एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है, जो वर्ष भर बहती है। दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो वर्ष भर बहती है। इसका कारण यह है कि भारत के अंदर सर्दी और गर्मी का दोनों मानसून यहाँ पर बारिश करता है, तमिलनाडु के अंदर काराकोरम तट। इस वजह से यहाँ पर ये सदा बार बहती है 12 महीने तक। अब देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियों की तीसरी विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरी विशेषता क्या है दोस्तों? तीसरी विशेषता यह है कि भाई हिमालय से निकलने वाली जो नदियां, इसमें तीसरी विशेषता यह है कि हिमालय से जो नदियां निकलती वो क्या है, आकार में लंबी है। आपको बताता हूं मैं, आकार में लंबी है। अब देखो ये अपना भारत है, इस भारत के अंदर आप देख सकते हो कि ये वाला भाग सबसे चौड़ा भाग है भारत का। और जैसे मान लो कि ये गंगा नदी यहाँ से निकली, ये गंगा नदी बहती 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 जैसे जैसे जाएगी, और इसको देखो, कोई भी नदी जब तक समुद्र नहीं मिलेगा या फिर कोई इसका अंतिम स्रोत नहीं मिलेगा तब तक नदी बहती रहेगी। तो नदी किसी ने सागर की तलाश में रहती है। गंगा नदी यहाँ पर बिल्कुल सागर की तलाश में अंत में जाकर फिर यहाँ पर बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो ये सफर लंबा हो जाता है, इसलिए नदियां प्राय हिमालय से निकलने वाली नदियां लंबी होती है। जबकि जैसे यहाँ पर देखो, ये गंगा गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी यहाँ से निकली, फिर यहाँ पर इस तरीके से, और इसको तुरंत ही क्या मिल गया, सागर मिल गया। यहाँ से जैसे यहाँ पर कावेरी नदी इस तरह से गई और इसको तुरंत सागर मिल गया। तो ये आकार में छोटी होती है दक्षिण भारत की नदियां, और उत्तर भारत की नदियां जो हिमालय की वो आकार में लंबी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चले दोस्तों, अब देखिएगा, तो यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, ये आकार में, इसका आकार की बात करें, आकार में लंबी होती, जबकि ये कैसी होती है कि आकार में क्योंकि इसको तुरंत ही सागर मिल जाता है, क्योंकि इसको तुरंत ही क्या मिल जाता है, सागर मिल जाता है। जैसे यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ की नदियों एक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन हिमालय की नदियों में पढ़ेंगे, गंगा, गंगा नदी,
तंत्र, दूसरा पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, और तीसरा पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र तंत्र। इस तरीके से यहाँ पर 3 नदी तंत्र अपन पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर 2 नदी तंत्र पढ़ेंगे, एक तो बंगाल की खाड़ी का, तो बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां, और अगर अपन बात करें अरब सागर की, अरब सागर, अरब सागर की नदी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत की नदियों में बंगाल की खाड़ी की नदियां और अरब सागर की नदी, प्रायद्वीपीय भारत, ये अब 2 अपन पढ़े। जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, तो थोड़ा सा अपन देख तरीके से देखो दोस्तों। ठीक है, ये भारत की नदियां, ये हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ये मध्य भारत या दक्षिण भारत की नदियां। इस तरीके से अब अपन बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपन हिमालय की नदियों पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे हिमालय हिमालय की नदियां। ये पूरा का पूरा हिमालय जो आपको दिख रहा है, और इस हिमालय की बात करें तो ये अपना जम्मू एंड कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर यहाँ पर ये असम तक ही, इस तरीके से असम से आगे ये अरुणाचल प्रदेश तक पूरा का पूरा भाग में ये अपनी भारत की हिमालय की सारी की सारी उत्तरी, जैसे यहाँ पर आपको पता है नदी यहाँ से निकल तरीके से निकल, है ना, यहाँ पर ये सारी की सारी एक नदी। ठीक है, तो ये सारा का सारा हिमालय की नदी है दोस्तों, हिमालय की नदी। ठीक? सारी की सारी हिमालय की नदियां अपन इन्हीं पार्ट के अंदर पढ़ने वाले। सबसे पहले अपन बात करेंगे गंगा, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की बात करें बच्चों, बड़ी जरूर है नदी, बड़ी जरूर
तो यहाँ पर अपन गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे दोस्तों। आपको आ जाओ, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ आज। आपने नहीं सुनी होगी कहानी, गंगा नदी के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। गंगा, देखो दोस्त, गंगा नदी पढ़ रहे हैं। गंगा नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ। देखो दोस्तों, गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जब नहीं थी, यानी कि जब हिमालय नहीं था, तो गंगा कहां से आएगी भाई, हिमालय में तो बहती गंगा। जब हिमालय नहीं था तो यहां पर सिंधु नदी बहा करती थी, नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में। और इस सिंधु नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। आपने सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने पढ़ी हो तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह कहा जाता है कि सिंधु नदी को वो एक देवता के रूप में, लेकिन जब जब यहाँ पर गंगा नदी आती है, गंगा नदी को यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी का उद्गम जो हुआ है देवताओं के द्वारा हुआ है, देवताओं से इस वजह से गंगा नदी को फिर अपन गंगा मैया के नाम से मान का दर्जा देते। आइए इसके पीछे क्या कहानी है। गंगा नदी के पीछे ऐसी कहानी है जिस वजह से अपन गंगा को गंगा कहते हैं। देखो दोस्त, पौराणिक कथाओं की बात करें तो लंबी चौड़ी यहाँ पर कथाएं, लेकिन एक छोटी सी कथा है जो अपने वहां से एक क्वेश्चन सोल्व होता है। मैं आपको सुन, तो मेरा मतलब यह है कि साथियों, प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम था सागर। एक सागर नाम का एक राजा हुआ करता, सागर राजा। दोस्तों, सागर राजा इतना ज्यादा पराक्रमी था कि इस राजा से देवता भी घबराते थे। सागर राजा ऐसा राजा था कि देवता भी ऐसे सोचते यार कब इससे पाला पड़ गया ना। तो प्रमुख कारण था कि सागर राजा के पास वीर था, पराक्रमी था, युद्ध में निपुण था, सेना बड़ी थी, इस तरीके से सिद्धियां थी इसके पास। अब सागर राजा की एक महत्वाकांक्षा हुआ करती थी। प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे एक महत्वाकांक्षा हुआ करती थी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की। और ये क्या करते थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए समय समय पर अश्वमेध का यज्ञ किया। और अश्वमेध का जो यज्ञ किया करते थे दोस्तों, जब ये अश्वमेध का यज्ञ करते थे तो क्या होता था, एक घोड़ा छोड़ते थे। एक घोड़ा यहाँ पर तो नहीं बना सकता, ठीक है। एक घोड़ा यहाँ पर छोड़ते, और एक घोड़ा जिधर 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 घूमेगा ये घोड़ा घूमता जा रहा है, घूम। अगर इस घोड़े को किसी ने रोका नहीं तो ये इतना क्षेत्र किसका हो जाएगा, इस राजा को। ये घोड़ा घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। आगे स्वर्ग पड़ता है, ठीक है, स्वर्ग। स्वर्ग जो सब जाते हैं, सब चाहते हैं कि स्वर्ग में जाओ। और यहां पर बैठे हैं इंद्र देवता, इंद्र भगवान। स्वर्ग में कौन बैठे, इंद्र भगवान। ये घोड़ा यहां तक आ गया, इंद्र भगवान घबरा रहे हैं ताकि यार अगर ये घोड़ा स्वर्ग के अंदर आ गया ना पड़ेगा घोड़े का मुंह। और जब मैं इसको रोकूंगा तो फिर इस सागर राजा से मुझे क्या करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। और इसे युद्ध हार गए तो क्योंकि भगवान है, अगर इन हार गए तो इस पूरे स्वर्ग पर राज किसका रहेगा, सागर राज रहेगा। कहा था इंद्र देवता पावन ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं, पावन ब्राह्मण का वेश। ये पर आते हैं और इस घोड़े को पकड़ लेते हैं। और जब इस घोड़े को यहां से पकड़ने के बाद इस घोड़े को यहां पर लेके गए, ये यहां पर लेके गए, यहां पर इस घोड़े को लेके गए। ये यहां पर एक कुटिया थी, और इस कुटिया की अगर अपन बात करते हैं तो कुटिया थी कपिल मुनि। कपिल मुनि, आपको पता है कपिल मुनि को छोटा मोटा देवता नहीं है, ऋषि मुनि।
ये क्या है कि इंद्र देवता इसको पकड़े और इसको पकड़कर सीधे इस आश्रम में ले जाकर इसको बांध दिया कपिल मुनि। और जैसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध के आ गए, कपिल मुनि को पता ही नहीं था बेचारा, वो तो ध्यान में विलीन था, लीन हो रहा था। सागर राजा को तुरंत पता चलता है। सागर राजा कहते हैं भाई, देखते हैं कि यार मेरे द्वारा छोड़े हुई घोड़े को किसकी हिम्मत हुई, घोड़े को छोड़ा, उस घोड़े को पकड़ने की हिम्मत किसकी। सागर राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया भाई, अपने पुत्रों को बुलाया। इसके मात्र 60,000 पुत्र थे। मात्र कितने पुत्र थे? 60,000। केवल इतने पुत्र थे, 60,000। 60,000 पुत्र। पुत्रों आओ, इधर आओ, जैसे आवाज लगाता है दौड़े दौड़े आते हैं सारे के सारे 60,000। इसने पढ़ा कैसे? तो 60,000 पुत्रों को जैसे बुलाता है तो सबके सब एक पूरा जो इसका वार्ता भर गया। क्या हुआ पिताश्री, बताएगा क्या प्रॉब्लम? कि बेटा, जो मैंने अश्वमेध का यज्ञ किया था उसकी हिम्मत। पिताश्री ऐसे 8 दिन तक आज किसके पूरे 60,000 घूम रहे हैं और घूमते घूमते पहुंच जाते पर कपिल मुनि के आश्रम। कपिल मुनि के आश्रम में जैसे ही जाते हैं घोड़ा दिख जाता। जैसे घोड़ा दिखता है, अब ध्यान में मग्न, लेकिन 60,000 जब उसके अंदर आश्रम में जाएंगे तो आश्रम मिल जाएगा। कपिल मुनि की आंखें खुल कि क्या बात है, क्या लेने आए हो? बोला कि हमारे पिताश्री ने जो अश्वमेध का यज्ञ किया था, उस यज्ञ में आपने वो घोड़ा है वो यहाँ कर लिया उसको, है मतलब संगीत है, आपको इसको और आपको हमारे पिताश्री से युद्ध करना पड़ेगा। कपिल मुनि कहते हैं कि भाई साहब, मैंने तो नहीं पकड़ा इसको, और तुम्हारा है तो ले जाओ, मैं तो कोई युद्ध वुद्ध नहीं करूं। जैसे ये बात बोलते हैं तो इसके 60,000 पुत्र कहते हैं कि भाई युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया, उसने एक ही आहुति में सारे 60,000 को भस्म, ओम भूर भस्व, और सारे के सारे 60,000। अब देखो, इसी कुल में इसी कुल में एक राजा का जन्म होता है, और उस राजा जो होता है वो राजा जन्म लेता है फिर इसी कुल में, और उस राजा का नाम होता है भागीरथ। अब भागीरथ आता, भागीरथ राजा। भागीरथ छोटा होता है, फिर बड़ा होने के बाद ये राजा बनता है। और जब ये राजा बनता है तो इसको एक बात का पता चलता है कि यार मेरे 60,000 जो भाई बहन हैं, 1000, 60,000 मेरे पूर्वज है, इनकी आत्मा भटक रही है, मुझे इनकी आत्मा को नहीं होगी, शांति। भागीरथ राजा जो था वो विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था भाई, ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था, ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त। भागीरथ राजा टेंशन में, और टेंशन ही टेंशन में भाई, टेंशन में तो भाई जिस इतना बड़ा भक्त था, तो ब्रह्मा जी आकर प्रकट होते हैं, क्या बात होगी भागीरथ, आज इतना मोबाइल चला रहा है, मोबाइल कमरे में जाकर कभी मोबाइल चलाए, व्हाट्सअप चलाए, कभी इंस्टाग्राम चलाए, कभी फेस, ये होता है ना जब टेंशन में। भागीरथ राजा को ब्रह्मा जी बोलते हैं, भागीरथ कहते हैं 60,000 भाई बहनों, 60,000 पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाना है तो उपाय चाहिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं यार, किसी की आत्मा को अगर शांति दिला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ठीक है, इसमें इसके अंदर हम हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वर्ग में जा भाई, और स्वर्ग में रहती है गंगा। स्वर्ग में कौन रहती है? गंगा मैया रहती है। और गंगा मैया से जाकर विनती करो कि वो धरती पर आए, और धरती पर आएगी तो फिर अपने भाई जो अपने पूर्वज है आपके, के लिए वहां प्रार्थना रखना, उनके सर्जन करना।
भागीरथ सही बात है। मान अब मैं जा रहा हूं कहां पर, स्वर्ग में। गंगा को जाकर बोलते हैं, गंगा को भी पूरी कहानी सुनाता है, 60,000 पूर्वज है, आत्मा को पता नहीं है, ये है वो। ऐसे ही जाकर जब गंगा मैया को बात पता चलती, यार तू काम तो बड़ा कर रहा है रे भाई, अच्छा कर रहा है भागीरथ, तेरे लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा। गंगा मैया की आंखों में आंसू, आना ही पड़ेगा। लेकिन यार मेरी एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? बोलते हैं कि मैं अगर ऐसे ही धरती पर आ जाऊंगी तो धरती पाताल लोक में आ जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर। भागीरथ बोल, क्या तू यही रहे, मेरी आत्मा को। फिर वापस आ जाता है वही टेंशन में। फिर ब्रह्मा जी फिर से प्रकट होते हैं, क्या बात हो गई भैया, मैया तो ऐसे, हाँ जी, मैया तो ऐसे पाताल लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई अब तो गंगा को एक ही देवों के देव महादेव वही ला सकते हैं, शिव जी। और शिव जी के पास चले जाते हैं भागीरथ। शिव जी को भी पूरी कहानी सुनाते हैं कि मेरे पूर्वजों को इस तरीके से शांति दिलाना है और मुझे आपका साथ चाहिए, योग चाहिए। मैं तैयार हूं, गंगा को लाऊं। गंगा ने, शिव जी ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में बांधा और अपने पैरों से निकाला। तो तब से आज तक शिव भगवान जी के आप सिर पे देखना एक गंगा की धार। और जब पहली बार गंगा नदी आकर निकलती है, पहली बार आती है गंगा नदी की, अगर अपन करें तो गंगा नदी का नाम होता है भागी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब गंगा नदी को, चलेगा भाई। देखिएगा, नदी को अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल आप पेन और कॉपी उठा लीजिएगा, अब अपना पूरा समझने का काम है। बिल्कुल आप सभी लोग, ये नदी समझ में आ गई तो ये मान लो कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस भाई, हवा है आपसे। देखो बच्चों, देखिएगा भाई, यहां पर अगर अपन बात करते हैं कि एक गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में होता है, दो जगह से होता है, दो जगह से। उत्तराखंड में दो जगह से होता है। जैसे जैसे डायग्राम बनाओ वैसे वैसे आपको बनाना है, डायग्राम थोड़ा टिपिकल होने वाला। एक यहाँ पर, और इस जगह का नाम संतोपथ हिमनद, संतोपथ हिमनद, पथ हिम। देखो दोस्तों, संतोपथ हिमनद की अगर अपन बात करें, संतोपथ जो हिमनद है, यहां से एक धारा निकलती है और ये धारा इस तरीके, और यहां से भी एक धारा निकलती है। जगह का नाम होता है गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद। या फिर इसी हिमनद का एक नाम और होता है, इस हिमनद का आकार गाय के मुख के समान है, इसलिए इसको गोमुख हिमनद, गोमुख हिमनद। ये हिमनद जो है गोमुख हिमनद, ये हिमनद जो है उत्तराखंड से पहाड़ी पर है, उत्तराखंड। ठीक है। अब देखो, यहां से जो नदी का उद्गम होगा तो इस नदी का होगा नाम भागीरथ, और यहां से जो नदी निकलेगी उसका नाम अलकनंदा, अलकनंदा। और ये दोनों नदियां यहां पर आती है, और इस तरीके से यहां पर आकर ये यहां पर मिल, इधर भागीरथ है और इधर अलकनंद। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है, ये डायग्राम बहुत टिपिकल होना है बच्चों, इसको आराम आराम से समझना है। तो यहां पर अलकनंदा हो गई, ये भागीरथ हो गई। इसके बाद ध्यान से सुनना मेरे भाई,
यहाँ पर एक छोटी सी नदी आती है और ये भिलांगना नदी है दोस्तों। भिलांगना नदी, भिलांगना, भिलांगना कहते हैं इसको, और इसको भील गंगा भी कहते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर इस जगह पर एक डैम बना हुआ है। ये डैम, ये डैम बना हुआ है, इसको, इस डैम को कहते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध। इस डैम से काफी बार प्रश्न आता है। इस डैम को जब बनाया जा रहा था तो इसका विरोध किया गया, भाई ये विरोध किया गया कि आप इस डैम को नहीं बना सकते। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा कि आप इस डैम को सकते, बना सकते। क्या क्लेश हो गया? बोला कि इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि धरातल पर, देखो दोस्तों, इस डैम को बनाओगे, इस डैम को बनाओगे तो यहां पर ये डैम टूट सकता है। भाई क्यों टूट सकता है? बोला कि आप सभी को पता है, अपन ने पढ़ा भी है कि ये धरातल हो गया, और धरातल यानी कि भूतल हो गया। इस भूतल से अपन 100 किलोमीटर नीचे चलते हैं, 100 किलोमीटर नीचे तो इस तरीके से प्लेटें आती है। मैंने आपको पढ़ा रखा है सब बात। ये प्लेटें होती है, और इन प्लेटों की अगर अपन बात करें तो ये धरातल के ऊपरी भाग पर जब दबाव बनता है, दबाव होगा, तो दबाव होगा तो ये प्लेटें क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। और ये प्लेटें डिस्टर्ब होगी तो इसमें गति हो सकती है। हो सकता है दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ चल जाए, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल जाए। जब इस प्रकार से दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो अंदर जो तरल पदार्थ बदल बना रहता है, ठीक है, ये तरल पदार्थ ऊपर की तरफ आएगा, जिसको जिसको अपन अंदर तो मैग्मा कहेंगे, और इधर ये इसको लावा कहेंगे, तो ज्वालामुखी आ सकता है जैसे दबाव बनेगा तो। एक होता है दोस्तों, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, तो इसको कहेंगे रूपांतरण गति। और रूपांतरण गति से हमेशा भूकंप आता है। अब देखो, जहां पर ही दबाव बनता है ना, वहीं पर भूकंप वगैरह आएंगे। यानी कि दबाव कौन बना सकता है? या तो पर्वत पहाड़ बना सकते हैं, या कोई बहुत ज्यादा एक जगह पानी इकट्ठा हो तो वो भी दबाव बना सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ध्यान से सुन, यानी कि अपन को ये पता चला कि या तो पर्वत पहाड़ दबाव बना सकते हैं, या फिर ये, सही बात है। यानी कि अगर दबाव का क्षेत्र अगर है भारत में तो हिमालय ही है। हिमालय देख लो मेरे भाइयों, हिमालय इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है। तो ये दबाव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा दबाव। और जब ये दबाव बनाता है, जब ये दबाव बनाता है दोस्तों, ये दबाव बनाएगा तो फिर क्या होगा? ये सारी प्रक्रिया होगी, ज्वालामुखी भी आएगा, भूकंप भी, सब चीजें आएगी। अब देखो दोस्तों, जब हिमालय पहले, हिमालय 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 पहले दबाव बना रहा है, हिमालय पर भूकंप आने के चांसेस ज्यादा है, और वहां पर फिर इतना बड़ा डैम आप बनाओगे तो भूकंप आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और भूकंप आने के चांस अगर ज्यादा बने, फिर ये इतना बड़ा बांध टूटेगा, और टूटेगा तो भाई साहब जन और धन की हानि होगी। आप इसको, बात कही किसने? बात बिल्कुल सही है, अच्छा बोला इन्होंने। लेकिन फिर इंजीनियर साहब आते हैं, इंजीनियर साहब बोलते हैं तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गारंटी है ये बांध नहीं टूट। अगर 6.5 तीव्रता तक का भूकंप है तो ये बांध ज्यादा आएगा तो। जैसे ही इस बांध के बारे में अगर अपन बात करें दोस्त, बांध है, बांध के बारे में कहा गया कि इसको ना हो तो बनाया गया। बाद में ये बांध अपने लिए एक वरदान साबित हुआ। अभी मैं थोड़ी बात देर बाद बताऊंगा वरदान क्यों साबित हुआ। अभी तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि टिहरी बांध भागीरथ नदी पर है, उत्तराखंड के अंदर, और इसको बनाने का विरोध सुंदरलाल बहुगुणा। अब आ जाओ आप, अलकनंदा नदी, और इधर से एक नदी आती है दोस्तों। देखो, ये अलकनंदा और भागीरथ यहाँ मिली, और जहां मिलती है वहां पर एक प्रयाग बनता है जिसको बोलते हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग। अब देखो दोस्तों, यहां से एक नदी आती है मंदाकिनी, मंदाकिनी, और ये मंदाकिनी अलकनंदा में मिली, तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग।
इधर से एक नंदाकिनी आती है, नंदाकिनी, और ये यहां पर मिलती है तो इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। प्रयाग ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से फिर आएगी यहाँ पर पिंडारी नदी, और पिंडारी नदी का पानी जब इसमें गिरता है तो यहाँ पर प्रयाग बनेगा। और फिर यहाँ पर आती है एक धोली नदी, धोली गंगा बोलते हैं, और यहाँ पर मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो प्रयाग बन रहे हैं, प्रयाग की अगर अपन बात करें तो एक तो देव प्रयाग बन रहा है, प्रयाग बन रहा है, एक यहाँ पर कर्ण प्रयाग बन रहा है, एक विष्णु। ये प्रयाग काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई, ये प्रयाग काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखो देखिएगा दोस्त, ये बात यहाँ से इस तरह की आगे की तरफ ये देव प्रयाग तक मैंने कहीं पर भी गंगा नाम नहीं लिखा। आपको लग रहा है कि मैंने कहीं पर गंगा नाम लिखा है? नहीं लिखा, कहीं पर भी गंगा नाम नहीं। यानी कि आपको एक बात बता रहा हूं कि गंगा नदी का पहली बार जो नाम रखा जाता है देवप्रयाग, पहली बार, पहली बार गंगा नाम दिया, पहली बार गंगा नाम दिया जाता। फिर नदी आ जाती है यहाँ, और यहाँ पर एक शहर है ऋषिकेश, यहाँ पर है हरिद्वार। हरिद्वार जानते हो क्या? हरिद्वार सबका एक ही द्वार है भाई, हरिद्वार का एक ही द्वार है, हरिद्वार। हरिद्वार कौन सी नदी किनारे? पर आपकी ऋषिकेश कौन सी नदी किनारे? अब देखो दोस्त, इसके बाद अब नदी पहुंच जाएगी यहाँ पर हरिद्वार में पहुंच। हरिद्वार में एक बात ध्यान रखना है कि नदी पहली बार, पहली बार ये जो नदी ये मैदानी भाग में पड़ी, पहली बार ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश हरिद्वार के बाद आ जाओ, बाद आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा कानपुर। कानपुर यूपी आ गया, यूपी चला। उसके बाद में गाजीपुर, कानपुर गाजीपुर, कानपुर हो गया, गाजीपुर हो गया। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों कन्नौज, कन्नौज का इतिहास में बहुत बड़ा नाम है भाई, जयचंद। जब आप इतिहास पढ़ोगे वहाँ पर कन्नौज के बारे में आप, फिर इसके बाद में कन्नौज आ गया। फिर यहाँ पर आ जाओ भाई वाराणसी, वाराणसी हो गया, वाराणसी से पहले वो आएगा इलाहाबाद। कहाँ? फिर आगे चलेंगे, नदी आगे चलेगी, नदी आगे चलेगी तो यहाँ पर आएगा कैसे? वाराणसी। फिर इसके बाद नदी आगे जाएगी और यहाँ पर आएगा भाई बिहार स्टार्ट हो जाएगा। और बिहार का यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक यहाँ पर सोनपुर हो गया, फिर सोनपुर के बाद में पटना, फिर यहाँ पर जैसे आगे बढ़े यहाँ पर आएगा कुछ, फिर यहाँ से नदी इस तरीके से, और यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, और इस डैम की बात करें इस डैम का नाम है फरक्काबाद, फरक्काबाद। अब देखो दोस्तों, इस डैम के बाद में ये नदी दो भागों में बढ़ जाएगी, डैम के बाद में दो भागों में बढ़ जाएगी। एक तो इस तरीके से चल जाएगी, तो हुगली कहते हैं,
और इसको पद्मा और पद्मा। देखो भाई, ये हुगली हो गई। हुगली नदी इस तरीके से आती है, हुगली नदी किनारे यहाँ पर कोलकाता से, और ये हुगली नदी सीधी जाएगी आकर गिर। पद्मा नदी इस तरीके से ये बांग्लादेश हो जाएगा। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, और ये पद्मा नदी इधर से जाती है और जमुना में मिल जाती है। पद्मा नदी यहाँ से जा रही है और ये सीधी सीधी जमुना में मिल, और ये कुछ दूरी पे जमुना नाम हो। फिर इधर से एक नदी आएगी बराक या मेघना नदी, बराक या मेघना, और ये मेघना के नाम से फिर यहाँ पर इस नदी का नाम मेघना हो जाए। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश की तो जमुना नाम हो गया, फिर पद्मा आकर गिरी तो इसका नाम हो गया पद्मा, फिर मेघना आकर मिली तो इसका नाम हो गया मेघना, और अंत में मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में, और यहां पर बनता है एक सुंदरवन का डेल्टा। बनता है सुंदर। इस तरीके से पूरी की पूरी नदी ये कैसे आती है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी नदी आती है। इस पूरी की पूरी होगी ना, इस तरीके से पूरी की पूरी, ये तो अभी तो मुख्य नदी है, इसके अंदर सहायक नदियां भी आएगी, सारी की सारी सहायक नदियां भी आएगी इसके अंदर। ठीक है, एक बार इसको बनाओ तब तक। ये आपने, आगे बढ़ते हैं, इसको लिखवा देता हूँ। पहले अपन मुख्य डायग्राम को पढ़ लेते हैं सब, हम लिखवा देता हूँ सहायक नदियां। देखिएगा, सबसे पहले गंगा नदी के उद्गम, देखिएगा, गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी उत्तराखंड से, धाराओं से उत्तराखंड से धाराओं से एक धारा, देखो भाई, भागीरथ नदी
है दोस्तों? क्या ये आपको कहाँ मिलेगी? खांसी तरीके से भगीरथ नदी। अब देखो भगीरथ नदी, अगर अपन नदी देखो भी, तिहरी बांध, तिहरी बांध बना है वहां पर। तिहरी बांध अगर अपन नदियां, एक तो टिहरी बांध बना आपकी भगीरथ, एक आ गया नीलगंगा, या फिर दोनों नदी। यहाँ तक कोई टिहरी बांध बनाने का साल एक बार आप इसको लिखिएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई, देखो बच्चों इसको लिखिएगा। हेलो, डालिए दोस्तों, ठीक है भाई। एक बार आप यहाँ तक, तो यहाँ पर अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद अगर अपन बात करें अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा की अगर अपन बात करें तो अलकनंदा जो है इसका उद्गम, उद्गम की अगर अपन बात करें अलकनंदा की,
तो अलकनंदा का उद्गम होता है वो कहां से होगा? संतोपथ हिमनद उत्तराखंड। संतोपथ हिमनद उत्तराखंड। देखो एक नोट बना के लिख रहा हूं, एक लाइन देखिएगा। अलकनंदा व भागीरथ उत्तराखंड में जहां मिलती है उत्तराखंड में जहां मिलती है वहां देवप्रयाग, देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग बनता है। एक नोट बना के लिखता हूं दोस्तों एक और। देवप्रयाग नामक स्थान पर, देवप्रयाग नामक स्थान पर पहली बार गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहां तक अपन ने इस पर बात करी। देखिएगा एक बार आप, देखिएगा दोस्तों। तो अलकनंदा नदी, थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं ब्रेक। ये अपनी मुख्य नदी का डायग्राम है। इस डायग्राम को कम से कम आपको 10 बार बनाना है भाई, कम से कम 10 बार। हो सकता है आपको 5 बार में याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है, 5 बार बना लो, लेकिन जब तक याद नहीं हो तब तक बनाना है। ये डायग्राम बनाना आ गया ना, इस गंगा नदी के साथ कम से कम में आपको 30 से 35 नदी, ये डायग्राम बनाना आ गया तो एक आधार बन जाएगा और आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई साहब मजा आ गया भाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके अंदर अपन लिख रहे हैं गंगा नदी को। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से दो जगह से होता है, दो धाराओं से होता है, दो नदियों से, मतलब धारा का मतलब नदी, भागीरथ और अलकनंदा। भागीरथ नदी का उद्गम होता है गंगोत्री गौमुख, ये उत्तराखंड से, उत्तराखंड में एक बांध बना हुआ है टिहरी बांध, तो आपकी भागीरथ और भील गंगा नदी के किनारे स्थित। बुद्ध सुंदर लाल भगवान ने किया। अलकनंदा की बात करें तो संतोपथ हिमनद स्थल है अलकनंदा व भागीरथ उत्तराखंड में जहां मिलती, और देवप्रयाग नामक स्थान पर पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, तो अब इस क्लास में अपन यहां तक। नेक्स्ट क्लास में अपन जो बात करेंगे देवप्रयाग से आगे की, देवप्रयाग से आगे की। देखो यहां पर ये जो है, इस देवप्रयाग से आगे की बात लिखेंगे, ये पूरी चीजें। ठीक है भाई, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।